हर मोड़ पर सच नहीं। एक राज छुपा है। तो आइए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बूढ़े किसान से होती है जो अपने 3 बेटों को बुलाकर उन्हें रौंदा हुआ गेहूं का खेत दिखाता है। पिता अपने बेटों को रात में पहरा देने का निर्देश देता है ताकि पता चल सके कि गेहूं किसने रौंदा है। इसके बदले में दोनों भाई अपने सबसे छोटे बेटे इवान को वहां भेज देते हैं। रात में इवान अपने बचाए हुए हेजहॉग से मीठी मीठी बातें कर रहा था, तभी उसे एक घोड़ी की आकृति दिखाई दी और उसने रस्सी को धुंध भरे बादल में फेंक दिया। अचानक रस्सी कस गई और घोड़ी उसे खेतों और घास के मैदानों में ले जाने लगी। वे एक दलदल में गिर गए और इवान ने एक पानी के पहिए की मदद से डूबती हुई घोड़ी को बाहर निकाला। बंधी होने के कारण वो रोने लगी और नायक को उस पर दया आ गई, इसलिए उसने उसे ये कहकर छोड़ दिया कि वो अब उनके खेतों को रौंदेगी नहीं। अगली सुबह अस्तबल में उसे 2 घोड़े मिले और एक छोटे से कुबड़ वाले जादुई घोड़े के बच्चे से मिला। उसने बताया कि उसकी माँ घोड़ी ने उसे हर तरह से मदद और सहारा देने के लिए भेजा है। इवान घोड़ों के लिए पैसे चाहता था, इसलिए वो उन्हें बाजार ले गया। वहां राजा ने उन्हें देखा और उन्हें अपने अस्तबल में ले जाने का आदेश दिया, ये कहते हुए कि वे अब वास्तव में उसके घोड़े हैं। पैसे न मिलने पर इवान ने घोड़े के बच्चे से मदद मांगी और उसने सीटी बजाकर घोड़ों को वापस बुला लिया। राजा इवान को सबसे महत्वपूर्ण नौकर का पद प्रदान करता है और वो सहमत हो जाता है। समय बीतने के साथ लोग इवान को और भी अधिक प्यार करने लगते हैं। राजा उसे फांसी देना चाहता है, लेकिन उसे कोई कारण नहीं सूझता। स्लीपिंग बैग सुझाव देता है कि इवान को फायरबर्ड लाने के लिए भेजा जाए और फिर राजा के आदेश का पालन न करने के लिए उसे फांसी दे दी जाए, क्योंकि उसे लगता है कि इवान उसे नहीं ढूंढ पाएगा। इवान और हॉर्सी फायरबर्ड की खोज में निकल पड़ते हैं। स्वप्न मेवे इकट्ठा करने के बाद वे पक्षी का आश्रय ढूंढ लेते हैं और उन्हें उसके ऊपर उड़ेल देते हैं। पक्षी सारे मेवे खाकर सो जाता है। इवान उसे जंजीरों में जकड़ देता है। अगली सुबह हॉर्सी उसे बताता है कि पक्षी को तभी गर्मी लगती है जब वो मुक्त होता है। जंजीरों में जकड़ा हुआ पक्षी रोता है और इवान उसे मुक्त कर देता है। उनके लौटने पर जल्लाद इवान को फांसी के तख्ते पर ले जाते हैं। वो दावा करता है कि उसने फायरबर्ड को पकड़ा था, लेकिन उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसके पंख लाने के बावजूद कोई उस पर विश्वास नहीं करता। जब कुल्हाड़ी उसके सिर पर उठ चुकी होती है, फायरबर्ड प्रकट होता है और फांसी रद्द हो जाती है। स्लीपिंग बैग के उकसावे पर इवान से बढ़ती नफरत से ग्रस्त राजा उसे जार की कन्या को लाने के लिए भेजता है, ये सोचकर कि वो इस कार्य को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि कन्या एक बर्फीले देश में एक ऊंची चट्टान पर रहती है। हालांकि इवान और हॉर्सी अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। लड़की सपने से जागती है और इवान से कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती क्योंकि अब कोई नायक नहीं बचा है, और फिर खाई में कूद जाती है। इवान बिना झिझक उसके पीछे दौड़ता है, इससे पहले कि हॉर्सी, जो वास्तव में उड़ सकता है, उन दोनों को उठा ले। राजा तुरंत शादी करना चाहता है, लेकिन लड़की अपनी दादी की अंगूठी के बिना शादी करने से इनकार कर देती है, जो उसने वर्षों पहले समुद्र में गिरा दी थी। इवान, जो पहले ही रानी की बेटी से प्यार कर बैठा है, राजा से ये असंभव काम करने का अनुरोध करता है ताकि वो आने वाली शादी और खुद लड़की के बारे में न सोचे। प्रसन्न राजा इवान को अंगूठी लाने के लिए भेज देता है। इवान और हॉर्सी जादुई रास्तों पर एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। हॉर्सी सूर्य, चंद्रमा और हवा से बात करने के बाद अंगूठी का पता लगाता है और वो और इवान वेल मछली के पास उड़ जाते हैं। पता चलता है कि वेल को वर्षों पहले जहाज़ों को निगलने के कारण जंजीरों में बांध दिया गया था, लेकिन उसे उन्हें मुक्त करना नहीं आता था। इवान उसे छींक दिलाता है और जहाज एक बार फिर समुद्र में तैरने लगते हैं। कृतज्ञता के रूप में वेल उन्हें एक केकड़ा भेजती है, जो उन्हें रानी की बेटी की दादी की अंगूठी लाकर देता है। वापस लौटने पर इवान मीनार में मौजूद लड़की के पास आता है और उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। उसे इस बात का पता नहीं होता कि उस पर नजर रखी जा रही है। राजा के पहरेदार शयन कक्ष में घुसकर इवान को अपहरण के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि राजा हॉर्सी के पंख में गोली मार देता है। राजा शादी के लिए तैयार है, लेकिन उसकी दुल्हन उससे अपनी दादी की विधि के अनुसार उबलते पानी, बर्फ के पानी और उबलते दूध से भरे बर्तनों में स्नान करके खुद को फिर से जवान करने के लिए कहती है। स्लीपिंग बैग इवान को फांसी देने से पहले उन बर्तनों का परीक्षण करने की सलाह देता है। रात में लड़की हॉर्सी को बताती है कि पहले बर्तन में उसकी दादी की अंगूठी, दूसरे में अग्निपक्षी का पंख और तीसरे में जीवन और मृत्यु का फूल डालना आवश्यक है, जो दुनिया के अंत में उगता है, और तब इवान जीवित रहेगा। घायल पंख के बावजूद हॉर्सी फूल की खोज में निकल पड़ता है। सुबह राजा पाखंडी ढंग से घोषणा करता है कि वो इवान को मुक्ति का मौका दे रहा है और उसे बर्तनों में कूदने का आदेश देता है। पहले कड़ाहे में लड़की अपनी अंगूठी फेंक देती है और इवान सुरक्षित बाहर निकल आता है। दूसरे कड़ाहे में फायरबर्ड का पंख गिरता है और वह भी सुरक्षित बच जाता है। इसी समय हॉर्सी को फूल मिलता है और वो उससे सीखता है कि जो भी इसे तोड़ेगा उसकी मृत्यु निश्चित है।
इस चेतावनी के बावजूद वह इवान को बचाने के लिए फूल तोड़ लेता है, और जब इवान खुद को तीसरे कड़ाहे के अंदर पाता है तब वह उसे इवान तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। पुनर्जीवित इवान युवती के सामने प्रकट होता है और राजा बिना किसी झिझक के पहले कड़ाहे में कूद जाता है। हालांकि कड़ाहे से एक विशाल बुलबुला फूटता है जो शाप देते हुए राजा को आकाश में ले जाता है। हॉर्सी धैर्यपूर्वक अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करता है, लेकिन महारानी युवती उसे बताती है कि फूल के शब्द केवल एक परीक्षा थे, और यदि उसने उसे न तोड़ा होता तो वो वास्तव में मर जाता, लेकिन अब वो कभी नहीं मरेगा। अब राजा विहीन होकर इवान जनता का नया शासक बन जाता है और युवती उसकी रानी बन जाती है, जिसके बाद वे विवाह की प्रक्रिया शुरू करते हैं और कहानी इसी के साथ खत्म हो जाती है। और ऐसे ही मूवी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।